सर अगरचे ट्रीटमेंट के अंदर आप आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी की तर्ज पे अगर कोई इलाज करवाते हैं तो आप इन तीनों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी से मेरा कुछ वो नहीं है, अच्छे, दे आर वेरी गुड मॉलिक्यूल। बट नॉर्मली क्या होता है आजकल बहुत सारे चीज़ देखते हो जो भी मतलब देखो हार्मोन्स, ये तो हार्मोन्स रिप्लेस नहीं कर सकते। ये चीज़ें समझे ना, तो हार्मोनल चीज़ आई विल नॉट अलाउड, मैं अलाउ नहीं करता हूँ इन चीज़ों को। घुटनों का दर्द है, बैक पेन है, यूनानी आयुर्वेदिक अच्छा काम करते हैं, लेकिन हार्मोनल चीज़ है जैसे कि थायराइड, शुगर, मैं नॉर्मली अलाउ नहीं करता हूँ, क्योंकि खून तो खून होता है। अच्छा। समझो ना, तो अपना इंसुलिन होते हैं, तो दे कांट प्रोड्यूस एनीथिंग नॉर्मली, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट नॉर्मली मैं तो अपना एलोपैथी मेडिसिन से ही मैं ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। ठीक सर, अब हम आएंगे इंसुलिन के ऊपर। इंसुलिन क्या है, इसके फायदे नुकसान यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है? देखो, बैंक में अगर पैसा नहीं है, एटीएम भी काम नहीं करता। बिल्कुल। तो पैसा रहेगा तो एटीएम काम करेगा, मतलब आपका इंसुलिन प्रोडक्शन रहेगा, आपका टैबलेट काम नहीं करेगा। अगर इंसुलिन नहीं है, पैसा नहीं है, एटीएम भी काम नहीं करेगा, तो आपको इंसुलिन देना पड़ता। ओके, सो इंसुलिन ऐसा नहीं कि इंसुलिन सुन के हर एक डर जाता है, इंसुलिन खाएगा ना, इंसुलिन नाको। इंसुलिन इज ए वेरी गुड थिंग्स, बिकॉज व्हेन एवर पेनक्रियास जब काम नहीं करेगा, इंसुलिन कहाँ से लाएगा? बाहर से देना पड़ेगा। थोड़ा सा पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स थोड़ा सा रहते हैं, रेमनेट्स, उसको हिडन हो जाता है, ये इनर्शिया बन जाते हैं। तो थोड़ा सा बाहर से इंसुलिन दिया तो ये भी काम करना लगेगा। टैबलेट भी अच्छा काम करते हैं इंसुलिन से, मतलब स्टडीज जो होते हैं ना, इंसुलिन से हार्ट, किडनी सब कुछ अच्छा रहते हैं। ओके, ब्लड अच्छा रहते हैं। कोई भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, मतलब कोई भी पेशेंट आते प्री मतलब कैटरेक्ट सर्जरी पहले, या कोई गॉल ब्लैडर सर्जरी होना, या फूड सर्जरी, और शुगर कंट्रोल में नहीं है, हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी इंसुलिन देते हैं, बिकॉज इज हेल्प्स इन हीलिंग प्रोसेस ऑल्सो। उसको ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, सर्कुलेशन को बराबर रखते हैं, ओके, पेनक्रियास फंक्शन को अच्छा रखते हैं, शुगर अच्छा रखते हैं। तो इंसुलिन इज द बेस्ट चॉइस एक्चुअली, क्योंकि पेशेंट को समझना है, आदमियों को समझना है। वो समझ अभी भी लैक ऑफ अवेयरनेस स्टिल इट इज देयर। तो हम लोग अवेयरनेस कम करते हैं, कैसा लेते हैं इंसुलिन, क्या है, कहाँ पे लेते हैं, कितने दिन लेना है, टेक्निक्स क्या है। इंसुलिन बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसा लेते हो किसी को बताना है। हम लोग का टीम रहता है, डायबिटिक एजुकेटर, डाइटिशियन, उन लोग को बोलना है कहाँ पे लेना है, पेट में लेना है, दर्द होता है कि नहीं होता है। आजकल छोटा छोटा निडिल रह गया जिसमें कोई पेनलेस होते हैं। तो इंसुलिन का बहुत सारे अच्छे गुण हैं, बुरा गुण कुछ भी नहीं है, बुरा गुण है। अगर आप सही तरह से इंसुलिन लेते हो फैंटास्टिक, ज़्यादा डोज भी नहीं लेना, ज़्यादा कम भी लेना, वो एडजस्ट हम लोग करके देंगे। और कुछ टाइम के बाद पेशेंट भी सीख जाते हैं कैसे लेना है, क्या करना है। सर क्या वजह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है? ऐसी कौन सी खामी पैदा हो जाती है हमारे पैनक्रियास के अंदर, गलबे में? ऐसा कोई रीजंस है नहीं जी। मैंने बोला इसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, मे बी जेनेटिक, स्ट्रेस, हम लोगों को शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं जी। ओके, तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स आके इंसुलिन को रोक देते, रेजिस्टेंस करते हैं। कोई भी वायरल फीवर, अभी जैसे को मान लो आपका कोरोना हुआ, कोविड, बहुत सारा पेशेंट में ना कोविड के बाद जो नॉर्मल जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है वो लोग डायबिटीज़ हुआ है, जो प्री डायबिटीज़ पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा शुगर हो गया उन लोगों को, क्योंकि कुछ भी वायरल फीवर वो लोग पेनक्रियास को रोक देते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन बंद कर देते हैं वायरस से। तो देट इज़ अनदर रीजन्स। और एक लाइफस्टाइल, स्ट्रेस हार्मोन्स पोलराइज, और खाना पीना ज़्यादा, अगर आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंटेक होता है ब्लड में, डेफिनेटली शुगर बढ़ेगा, ज़्यादा शुगर बढ़ेगा तो पेनक्रियास फंक्शन शट डाउन कर देंगे। सो मेनली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, खाना पीना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। और रिसेंटली तो लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो नाउअडेज, एक स्टडी रिसेंटली हुआ है कि देखा गया है कि एक लैक ऑफ स्लीप इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रीजन्स फॉर दिस शुगर। अच्छा। ओके, जो लेट डिनर करते हैं, जो रात को सोते नहीं है, लेट काम करते हैं आईटीज कंपनीज में, तो उन लोगों को जो हार्मोनल रिदम जो होते हैं वो अनबैलेंस हो जाता है पूरा हार्मोनल। जी जी, दैट इज अनदर रीजंस फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा सर ये हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? अगर ये हो जाए तो फिर पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखो, हाइपोग्लाइसीमिया है लो शुगर। अच्छा। तो लो शुगर बहुत सारे चीज़ों से, टैबलेट से होता है, इंसुलिन से होता है, अगर आप ज़्यादा डोज लिए तो। लो शुगर मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो शुगर, वन इज डॉक्यूमेंटेड लो शुगर, वन फीलिंग ऑफ लो शुगर। अभी क्या है, किसी का शुगर बहुत ज़्यादा है, 200-300 शुगर है, उसको टैबलेट दे दिए। ओके, टैबलेट देने के बाद 3 दिन के बाद पेशेंट फ़ोन का, साहब थोड़ा सा 73 हो रहा है। ओके, तो मे बी इट इज़ लो शुगर, मे नॉट बी, बिकॉज इवन 300 से बॉडी उसका 300 शुगर में एडजस्ट हो गया। जब कम हो गया 150 में आएगा, ही फील लाइक डिफरेंट। ये डॉक्यूमेंटेड लो शुगर नहीं है। लो शुगर बोलते हैं जब आपका शुगर लेस देन 60 होगा,
आपका सिम्टम्स जनरेट होगा, हार्मोन्स लेवल बढ़ जाएगा, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स आ जाएगा, आपको शिवरिंग होगा, आपका पसीना होगा, और इवन सीवियर लो शुगर लेस देन 40-30 इज वेरी डेंजरस, दे कैन लीड टू कोमा ऑल्सो, इवन डेथ ऑल्सो, अगर प्रॉपरली मैनेजेबल नहीं है। इसके लिए एल्डरली जो थोड़ा सा एजेड लोग होते हैं या टाइप 1 डायबिटीज होते हैं, हाई डोज ऑफ इंसुलिन इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, सो प्रॉपर मॉनिटर करके उन लोगों को देना है। अच्छा, तो सर अगरचे मान लीजिए कि इंसान इंसुलिन ले रहा है और कोई वर्जिश नहीं कर रहा है, खाने में भी जिसको यानी कि बेतरतीब जो मिला वो खा लिए, लेकिन इंसान के जिस्म में जो अपने इंसुलिन लिया है तो क्या वो काम करेगा या फिर उसके लिए हमें फिर थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा कि वर्जिश करें फिर 100% एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन का भी एक मसला है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं एनी टाइम इंसुलिन ले लूँ, इंसुलिन लिया और मैंने बिरयानी खा लिया, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, एक टाइम में आप लो बिरयानी, टाइमली लो, कितना क्वांटिटी मैटर करता है, उसमें कितना क्या ले रहा हूँ मैं, डोज कितना है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर आप टाइमली मेंटेन करते हो, इंसुलिन बराबर डोज लेते हो, उसके साथ आप वॉकिंग डाइट करते हो, रेगुलर सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज करते हो, तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इंसुलिन लेने के बाद भी आप बाहर का खाना है, आपका लाइफस्टाइल मेंटेनेंस नहीं है, बराबर दवाई नहीं है, तो इंसुलिन भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप शरीर में जाएगा ही नहीं। ओके, देन एंड दैट इट विल बी फिनिश्ड, इट विल बी गॉन इन डिफरेंट साइड। तो इसके लिए एक्सरसाइज करने की क्या टाइमिंग्स होने चाहिए, मॉर्निंग होने चाहिए या फिर डिनर के बाद आफ्टर? देखिए, एक डिनर के बाद इमीडिएटली नहीं करना चाहिए, फुल पेट में कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग तो एक्चुअल में ऐसा देखा जाता है कि रात के वक्त डिनर के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद इमीडिएटली नहीं करना, बिकॉज दैट विल मेक टू ओके रिगार्डिकेशन हो सकता है, ओके गैस प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सा आराम से लाइट वॉक करना, उसमें आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है, ग्लूकोज फ्लक्चुएशन नहीं होता है, फास्टिंग शुगर थोड़ा अच्छा रहता है, तो इसके लिए करते हैं। और एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है, एटलीस्ट नॉर्मली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू डू एक्सरसाइज। थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं ऑन एक्सरसाइज, एक दिन में तो गोल्ड मेडल किसी को नहीं मिलेगा, यू हैव टू गो फॉर स्लोली करना है, थोड़ा सा एरोबिक्स करना है, थोड़ा सा फ्लोर वॉकिंग करना है, फ्लोर एक्सरसाइज करना है स्लोली, एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स इज मोर देन एनफ टू फॉर फिजिकल एक्टिविटी। जी, पर प्रॉपर वर्क और टैबलेट भी जो इंसुलिन लेते प्रॉपर वर्क करे, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो। सर वॉकिंग और एक्सरसाइज हर कोई नहीं कर सकता, बाद लोग एस्थमा के भी पेशेंट्स होते हैं। 100%। अगर एस्थमा का पेशेंट कोई डायबिटीज का पेशेंट निकल जाए तो फिर उसके लिए वर्जिश करना, एक्सरसाइज करने पे उसकी सांस फूलने लगती है, तो फिर उसके लिए वो उसकी दवाएं इस्तेमाल करता है, तो फिर इसका क्या साइकिल हो सकता है? देखिए, ये जो बहुत सारा ऐसा पेशेंट है जिसको स्लीप एपनिया सिंड्रोम है, ओबेसिटी है, एस्मा पेशेंट, वो लोग वॉकिंग भी नहीं कर सकते बिकॉज उन लोग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज लंग्स है उन लोगों को, तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम जो भी करो, थोड़ा सा मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी उनको भी लगना चाहिए, थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, मसल थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, तो उन लोगों को ज़्यादा हम लोग नहीं करते। सो अकॉर्डिंगली वही सेम थिंग जो आप लोग बोल रहे थे, जैसे सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज और थोड़ा सा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा सा देखना है उन लोगों को, बराबर चेकिंग करना है उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए कोई प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम अगर ऑब्स्ट्रक्टिव सी पेप्निया है, उन लोगों को हम लोग सी पेप मशीन देते हैं टू इंक्रीज द पावर ऑफ लंग्स, तो नॉर्मली बेस्ट है उन लोगों के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज और पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एक थोड़ा सा मशीन जैसा रहते हैं, वो लोग ब्लो करते हैं, जिसको थोड़ा सा लंग्स का पावर अच्छा रहता है। हाँ, यानी कि वो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको एक्चुअल में दिया जाता है वो इस तरह से। जी जी, तो सर अगरचे डायबिटिक का शिकार है इंसान, तो उसके साइड इफेक्ट सबसे पहले बॉडी के किस ऑर्गन पे जाएंगे? किडनी पे जाएंगे या हार्ट पे जाएंगे या दिमाग पे जाएंगे? ये कोई नहीं बोल सकते, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट फर्स्ट टाइम मेरे पास आता है फूड इन्फेक्शन लेके आते हैं, फूड इन्फेक्शन जिसको डायबिटिक फूड अल्सर, कोई आता है यूरिन प्रोटीन लीकिंग होते आते, क्रेटिनिन बढ़ के आता है, कोई पेशेंट आता है रेटिना, बिकॉज 50% ऑफ द फिजिशियन वो लोग आई चेकअप करते ही नहीं है, जिसको बोलते हैं रेटिना। और रेटिना ऐसा एक चीज़ है हम लोग मिस कर देते हैं। रेटिना आई का वेसल्स में ब्लीडिंग होते हैं, वो एक बार अगर शुरुआत हुआ, हम लोग डिवाइड करते हैं अर्ली, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, पीडीआर बोलते हैं, मतलब रेटिनोपैथी। एक बार अगर शुरुआत है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो उसको आना ही नहीं देना। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट आता है यूरिन इन्फेक्शन लेके आते हैं, ओके, और देखिए तो एक मतलब किडनी फंक्शन प्रोटीन, हाई प्रोटीन लेके आते हैं, ओके, और मतलब ईसीजी चेंजेस, बहुत सारा चीज़ होके आते हैं, ईसीजी चेंजेस, हाँ, ब्लड। सो इट डिपेंड्स, मतलब पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड, डिफरेंट साइंस सिम्टम्स उन लोगों का डिफरेंट होता है। ड्यू टू डायबिटीज इस तरह से, इस वजह से होता है। डायबिटीज एग्रीवेट द ऑल थिंग्स, डायबिटीज से ही सब कुछ चीज़ें होता है। अच्छा सर, अभी आपने बताया था रेटिनो
पैथी, तो ये रेटिनोपैथी क्या है सर? डायबिटिक रेटिनोपैथी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। अच्छा, जिसको बोलते हैं माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जो आई का जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वहाँ से लीकिंग होता है, वहाँ से ब्लड लीकिंग होता है। हाँ, वहाँ पानी येलो एक्सुडेस बोलते हैं। ओके, यानी कि ये किस लेवल पे अगर जो शुगर बढ़ जाए तो ये रेटिनोपैथी होता है? किस लेवल पे मतलब इफ द शुगर दे मेंटेन मोर देन 200-250 रेंज फॉर एटलीस्ट फॉर 6 मंथ 1 ईयर, किसी का 1 ईयर भी नहीं होता है, किसी का 3 मंथ्स में हो जाता है। डिपेंड्स ऑन हाउ इट एक्ट्स, मतलब बॉडी में बॉडी तुमको कितना एक्ट करते हैं। किसी का बुखार 3 दिन में चला जाता है, किसी का 7 दिन में भी रहते हैं। तो सेम थिंग वो एक्ट्स उनको डिफरेंट पर्सन पे डिफरेंट पेशेंट पे होते हैं। सो एक बार अगर शुरुआत होते हैं इट इज ए कंटिन्यूअस, इवन आपका शुगर कंट्रोल भी कर लिया आपने, जहाँ जहाँ वहीं वहीं रहेगा, पीछे मुड़ के इरिवर्सिबल होते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं मतलब कॉम्प्लिकेशन हो ही ना। फर्स्ट डे से हम लोग एग्रेसिव ट्रीटमेंट करें और उसको एक लेवल पे लाए, HbA1c लेवल एक 6.5 पे लेके उसको आगे तक उसको मेंटेन करें। तो ये टाइप 1 डायबिटीज से होता है या टाइप 2 डायबिटीज से होता है? टाइप 1 में भी होता है, टाइप 2 में भी होता है। अच्छा, यानी कि अगर फिर ब्लड ज़्यादा है तो फिर यकीनी है कि अंधापन भी हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, डार्क ब्लाइंडनेस हो जाएगा। पीडीआर में तो पूरा ब्लाइंड हो जाएगा आपको। और आंखों के सामने ब्लीडिंग हो जाएगा। फिर उसको बोलते हैं विट्रेक्टोमी, उसको मतलब सर्जरी भी होता है उसका। तो होने ही नहीं देना, ये बहुत ही डेंजरस है। एक बार हो गया तो लेजर ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो जैसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए भी फिर शुगर का लो होना जरूरी बहुत जरूरी है। अगर शुगर लो ना हो कोई भी हाथ भी नहीं लगाएगा, फिर हाथ नहीं लगाएगा। बिल्कुल, शुगर कंट्रोल अल्टीमेटली घूम फिर के शुगर ही है, शुगर कंट्रोल ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अच्छा सर, अभी जैसा अभी आपने कहा वर्जिश करना है, तो कुछ अभी आपने हाल में देखा होगा कि ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए हैं, कोई जिम कर रहा है उसे हार्ट अटैक आ गया है, कोई डांस कर रहा है उसे हार्ट अटैक आ गया है। तो ये क्या वजह है? अगर ये तो देखिए क्या है, कुछ हिडन थिंग किसी के पास रहता है, वो नहीं रहता है। क्योंकि जो जिम जाते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, सडनली क्या होता है किस्मत वो स्टार कोई नहीं जानता है। तो सडनली क्या होता है, कोई जिम में नॉर्मली दे चाहते हैं कि एक दिन में ही मैं वेट कम कर दूं, एक दिन में ही मैं सब कुछ कर दूं, एक दिन में सब, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। उसमें क्या होता है, हार्ट का जो पंपिंग है इरेगुलर हो जाता है, एरिथमिया हो जाता है, सडनली हार्ट स्टॉप हो जाता है, सडन कोलैप्स हो जाता है, इमीडिएट हार्ट कोलैप्स होके बस दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ। तो जो भी आप करना है थोड़ा सोच समझ के करना। अगर आप मतलब डायबिटिक पेशेंट होते हो और नॉन डायबिटिक भी होते हो, एक स्लोली स्टार्ट करना। एक दिन में कोई किसी का भी, मैं बोला किसी का भी गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो वेरी स्लोली एंड स्लोली यू कैन ये मतलब अपडेट करना आपके एक्सरसाइज को जो भी है। सर, आप व्यूवर्स को यानी कि डायबिटीज़ का जो इवैल्यूएट करवाने का है तो कितने दिन में एक बार करवाने का मशवरा देंगे आप? अगर आप नॉन डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली 1 in 3 months को आपको मतलब HbA1c टेस्ट करना ही 1 in 3 months। और 1 year में तो एक बार फॉलोअप बहुत ही ज़रूरी है। फास्टिंग, पोस्टपेंडियल, 3 months का एवरेज, किडनी फंक्शन टेस्ट जो डायबिटीज़ रिलेटेड होते हैं। आजकल बहुत सारे मतलब लैब में देखते हो बहुत सारे चीज़ करते हैं, इतना करने का ज़रूरत नहीं है। जो आपको डायबिटीज़ रिलेटेड चीज़ होते हैं, जैसे कि किडनी देखो, यूरिन प्रोटीन, रेटिना देखो, एक बेसिक ECG करो, ये बेसिक चीज़ है। उससे मालूम चलेगा आप कहाँ पे है, वेयर यू स्टैंड्स। सो अकॉर्डिंगली हम लोग बोल सकते हैं कुछ फर्दर टेस्ट आपको भी करना है तो हम लोग बोलते हैं ये बेसिक टेस्ट आपको चाहिए। 3 months का एवरेज, किडनी फंक्शन टेस्ट, रेटिना एंड ECG एंड फुट एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज पैर का आजकल फिजिशियन लोग पैर भी नहीं देखते। पैर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूरोपैथी आजकल बहुत कॉमन हो गया पेशेंट को। बिकॉज शुगर जो बढ़ते हैं पैर का सेंसेशन कम होने लगता, कितना गर्म है कितना ठंडा पैर में लग रहा है आपको मालूम नहीं चलता। एक स्मॉल इशू बिकम ए बिग इशू, थोड़ा गर्म। बहुत सारे पेशेंट मंदिरों में जाता है या मस्जिदों में जाता है जिसको ऑलरेडी न्यूरोपैथी है, उसको कितना गर्म लग रहा है मालूम नहीं, आने के बाद ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। एक छोटा ब्लिस्टर्स एक बड़ा चीज़ हो जाते हैं, इवन लीड टू एम्पुटेशन ऑल्सो। तो बहुत जरूरी है पैर का भी एग्जामिनेशन करना भी। सर, एक बार में जब कोई मरीज डायबिटीज़ का शिकार हो जाए तो क्या वो हमेशा के लिए उसके डायबिटीज़ का शिकार रहता है? देखो नॉर्मली ऐसा नहीं है, आजकल बहुत सारे चीज़ डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम का बातें चल रहा है। तो ये होते हैं जो इनिशियल जो आप डायबिटीज़ हो, शायद एक साल से एक डायबिटीज़ है या 1-2 साल हुआ है उनका डायबिटीज़ का, पेशेंट थोड़ा सा ओबीस है, उसका फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो इन चीज़ थोड़ा सा रिवर्ट बैक कर सकते हो फॉर टाइम बिंग। बट कंप्लीट रिवर्सल इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस, कंप्लीट रिवर्सल होना बहुत ही मुश्किल है। डायबिटीज़ के इलाज और इख्तियारात क्या है? मींस व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर डायबिटीज़? डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारे चीज़ें हैं। लास्ट 20 years पहले एक ज़माने में हम लोग जो शुरू करे 20 साल पहले, एक मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपेराइड और पायग्लोडाजोलिन इंसुलिन थे। आजकल बहुत लेटेस्ट मेडिसिन, आजकल बहुत सारे चीज़ आ गया जो डिफरेंट साइट पे बियॉन्ड पेनक्रियास के साइड से भी डिफरेंट साइट पे एक्ट करते हैं। किडनी में SGLT2 इनिबिटर्स है, ग्लिप्टिन्स है, ओके। सो पेप्टाइड इन ए पिल आजकल आ गया, रिबेल्सस बोल के, जो वेट को कम करता है।
और जो भी मेडिसिन हम लोग आजकल यूज़ करते हैं वो हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी है कि नहीं, हार्ट के लिए वो सेफ है कि नहीं, किडनी के लिए सेफ है कि नहीं, क्योंकि पहले हम लोग जस्ट लिखते थे, आजकल ऐसा नहीं, आप नहीं लिख सकते। अगर मतलब थोरोली मतलब स्टडी है उसका जो सेफ्टी प्रोसेस है हार्ट के लिए, रेनल सेफ्टी, कार्डियक सेफ्टी, देन ओनली यू कैन राइट। सर कोई ऐसी 3 चीज़ें जो मरीजों को करनी चाहिए, 3 ऐसी चीज़ें जिससे बचना चाहिए डायबिटीज़ के मरीजों की? देखिए मेन चीज़ है डायबिटीज़ पेशेंट को 50% डाइट, ठीक है, 20% मेडिसिन, Okay. 25% रेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मतलब डाइट तो बहुत ज़रूरी है ही। जब भी आप कुछ मेडिसिन में देता हूँ, अगर कुछ टैबलेट आधा घंटा पहले लेना है तो आधा घंटा पहले ही लेना है, बाद में लिया तो कुछ 50% इफेक्ट कम होता है, क्योंकि हर एक टैबलेट का एक मौजूद रहते हैं, कौन सा बिफोर लेना, कौन सा आफ्टर लेना। इवन इंसुलिन ऑल्सो भी, कुछ इंसुलिन है जो 24 आवर्स कवरिंग होता है, कुछ इंसुलिन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है। तो हम लोग को तो मालूम होना चाहिए और पेशेंट को भी मालूम होना चाहिए कौन क्या ले रहे हैं, बिकॉज 50% मेडिसिन जो पेशेंट को हम लोग देते हैं, पेशेंट जो लेके आते हैं, उन लोगों को मालूम नहीं है वो लोग क्या ले रहे हैं। तो उन लोगों को मालूम भी होना चाहिए मैं किसके लिए ले रहा हूँ, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये जो टैबलेट लेता हूँ, ये इंसुलिन लेता हूँ, कितना टाइम ये काम करती है। तो हर एक चीज़ उन लोगों को भी मानना जरूरी होता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। तो नाज़रीन ये थे हमारे डॉक्टर संजय पॉल साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर पॉल्स क्लिनिक फॉर डायबिटिक्स और ओबेसिटी एंड थायराइड के, और सर को 20 साल का तजुर्बा भी है। यकीनन जो तमाम चीज़ें आपको बताई गई हैं, इस वक्त रमज़ान भी आने वाला है और ऐसे मरीज़ों को जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, ऐसे लोगों को ये प्रोग्राम बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम भी होता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।